हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। आज हम कंप्लीट करेंगे बहामनी किंगडम को। इससे पहले हमने विजयनगर एम्पायर कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे बहामनी किंगडम। इसके बाद जो है हम टॉपिक छेड़ेंगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिडेवल हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये विजयनगर एम्पायर का है, और ये जो येलो वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बहामनी किंगडम का है, जो कि दोनों ही डेक्कन में थे, नर्मदा रिवर के नीचे। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा गया कंफ्यूज करके कि एक नॉर्थ में था एक साउथ में, नहीं, दोनों ही साउथ इंडिया में थे। तो बहामनी किंगडम जो है, इसको हम सल्तनत भी बोलते हैं, इज पॉपुलरली नोन एज फर्स्ट मुस्लिम स्टेट इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। तो बहामनी किंगडम जो है पहला ऐसा किंगडम है या सल्तनत है, यानी कि मुस्लिम थे ये, तो फर्स्ट मुस्लिम सल्तनत है जो साउथ इंडिया में पहली बार आए थे। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि फर्स्ट मुस्लिम जो साउथ इंडिया में आए थे एज अ सल्तनत या किंगडम के रूप में, तो वो बहामनी किंगडम थे। नॉर्थ का हम सबको पता है कि सबसे पहले अरब इन्वेजन हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, डेक्कन रीजन वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मैंने जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी करवाई थी, उसमें बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो यहाँ साउथ तक आए थे, केरल तक, मालाबार कोस्ट तक इन्होंने अपनी विजय प्राप्त करी थी। तो उसके लिए वहाँ ये हुआ क्या था, ये साउथ में आके ये लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पर पूरा साउथ इंडिया इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन इनको वापस जो इनकी कैपिटल थी दिल्ली, वहाँ जाना था। तो साउथ में इन्होंने क्या किया था, अपने लिए मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए किसी को अपॉइंट किया था। उस अपॉइंटमेंट का जो ऑफिसर का नाम था वो था अमीरन सदा या फिर सदा अमीर, ये दोनों नाम थे। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अपॉइंट किया था साउथ के एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, तो वो थे अमीरन सदा या फिर सदा अमीर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे किसके, हंड्रेड्स ऑफ विलेज। अब साउथ में जितने भी विलेजेस थे उसके एक हेड थे वो, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था। तो अगर एग्जाम में आया कि बहामनी किंगडम का एमरजेंस किस रूलर के टाइम पे हुआ था, किस दिल्ली सल्तनत रूलर के टाइम पे हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। फ्रॉम 1337 द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑफिसर्स इन डेक्कन एंड द दिल्ली सल्तनत एसलरेटेड। अब हुआ क्या, जो ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट किए थे साउथ में, उनके बीच में और दिल्ली सल्तनत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और जो सल्तनत के हेड थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो भी बाकी रूलर्स आए होंगे, वो चाहते थे कि वो हमारे हिसाब से चले। तो उसके बाद क्या होता है, दिस लेड टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन। तो वो क्या करते हैं, अब वो दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग कर लेते हैं, कब, 1347 में, और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बहामनी किंगडम, विद द कैपिटल एट गुलबर्ग इन कर्नाटक। तो कर्नाटक में गुलबर्ग इनका कैपिटल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द माइटी बहामनी डायनेस्टी जो है वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनको हसन बहमन शाह भी बोलते हैं, हसन शाह भी बोलते हैं, और पूरा नाम है इनका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहमन जहाँ आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि बहामनी डायनेस्टी की बात हो रही है। विच लास्टेड फॉर 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया था, 1347 से लेके 1518 तक। ही इज़ टॉट टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम बहमन शाह। तो ऐसा कहा गया है कि जो बहमन शाह है ये किसके डिसेंडेंट थे, एक ईरानियन हाफ मिथेटिकल फिगर थे, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा सा ईरान से रिलेशन निकलता था। He created it by revolting against the Delhi Sultanate Mohammed bin Tughlaq with the help of other military leaders। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था, किसने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, किसके खिलाफ, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, ठीक है। और किसकी हेल्प से, बाकी जो दूसरे मिलिट्री लीडर्स थे साउथ में उनके साथ मिलकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये कब की बात कर रहे हैं, बिटवीन 1347 टू 1425। जो बहामन का जो मतलब बहामनी किंगडम का जो कैपिटल होता है वो क्या हो जाता है, वॉज अशानाबाद। अशानाबाद जिसको आज की डेट में हम गुलबर्ग के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका पुराना नाम एग्जाम में दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अशानाबाद ही गुलबर्ग का नाम था। तो इनकी कैपिटल जो है गुलबर्ग ही रही थी, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 1 सेंचुरी तक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, मोहम्मदाबाद नाउ बिदार। तो उसके बाद जो है कैपिटल किसके बाद, 1425 के बाद जो इनकी कैपिटल बनती है वो बनती है मोहम्मदाबाद, जो आज के डेट में जिसका नाम है बिदार करके। तो ये 2 कैपिटल बहामनी किंगडम में बनती है। दिल्ली सल्तनत वॉज एट इट्स पीक अंडर मोहम्मद गवान। तो मोहम्मद गवान जब साउथ में यानी कि डेक्कन में बहामनी किंगडम में थे, तो इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड किया था दिल्ली सल्तनत ने। और तो मोहम्मद गवान कौन थे, मोहम्मद गवान जो है हु वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस डायनेस्टी बिटवीन 1461 से लेके 1481 तक। तो किस डायनेस्टी की बात हो रही है, बहामनी डायनेस्टी की, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसके टाइम पे जो है दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा पीक पे थी, तो वो मोहम्मद गवान थे, जो कि
बहामनी किंगडम के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। बहामनी किंगडम का थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखें कि कैसे कैसे क्या हुआ था, तो बहामनी किंगडम जो है केम टू पावर इन अगस्त 1347, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि साउथ में पहली बार किसी मुस्लिम किंगडम ने अपना स्टैब्लिशमेंट किया था, तो ये डेट उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेड बाय तुर्किश गवर्नर, तो तुर्किश गवर्नर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। ये रबेल्ड करते हैं अगेंस्ट द सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत, सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, के खिलाफ एक रिवॉल्ट करते हैं। एंड वॉज सपोर्टेड बाय, सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है इनको, तो नासिर उद्दीन इस्माइल शाह जो है वो बहमन शाह को सपोर्ट करते हैं, किसको हराने में, मोहम्मद बिन तुगलक को साउथ से हटाने के लिए, ताकि ये अपना खुद का एक जो किंगडम है, एम्पायर की डायनेस्टी आप बोल सकते हो, ये इस्टेब्लिश कर सकें। जो रिवोल्ट का सक्सेस है वो रिजल्ट में आया इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डेक्कन स्टेट, तो रिवोल्ट से ये जीत गए जो बहामनी किंगडम थे, ठीक है, और इन्होंने अपना खुद का डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश किया, विच इंक्लूडेड सेक्शन ऑफ मॉडर्न डे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एंड दैट हैड प्रीवियसली बीन अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत डोमिनियन। तो जब कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंडर था, लेकिन जब बहामनी किंगडम के जो रूलर हैं बहमन शाह, ये रिवोल्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, तो कौन सा एरिया ये अपने अंडर ले लेते हैं, तो ये लेते हैं कर्नाटक का एरिया, महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का। मैं दिखा देती हूँ, यहीं पे है महाराष्ट्र और ये कर्नाटक हो जाता है उसके नीचे, और इधर वाला एरिया आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो प्रेजेंट डे का अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं। बिटवीन 1347 से लेकर 1425 तक जो इनकी कैपिटल होती है, मैंने बताया अशानाबाद यानी कि गुलबर्ग होती है, और उसके बाद इनकी कैपिटल मोहम्मदाबाद यानी कि विदार हो जाती है। तो अशानाबाद और मोहम्मदाबाद ये प्रीवियस नेम्स हैं इनके, आज के डेट में जो प्रेजेंट नेम है वो गुलबर्ग और विदार है, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द हिंदू विजयनगर एम्पायर इन द साउथ, तो इनका जो है बहामनी किंगडम का जो विजयनगर एम्पायर थे ये हिंदू थे, साउथ में बिल्कुल डेक्कन में, साउथ हम बिल्कुल साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, इस एरिया में जो है विजयनगर एम्पायर था, तो इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस चलता ही रहा था, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू के एरिया हो गया था ये, यहाँ पे मुस्लिम्स थे और ये हिंदू एरिया था, तो ये हो गया था बहामनी किंगडम और ये हो गया था विजयनगर एम्पायर, तो इनके बीच में कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो दिस सल्तनत वॉज एट इट्स पीक अंडर मोहम्मद गवान, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि मोहम्मद गवान जो कि प्राइम मिनिस्टर एज अ सर्व करते थे मल्टीपल सुल्तान्स के अंडर, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे, तो मोहम्मद गवान ने उनके अंडर एज अ प्राइम मिनिस्टर यानी कि एज अ वजीर काफ़ी लोगों को सर्व किया था दिल्ली सल्तनत में, कब से कब तक, 1461 से लेके 1481 तक, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो है दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे था, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ये एक्सपेंड करते हैं अपना डोमिनियन बाय कॉन्क्वरिंग गोवा, तो ये गोवा को कैप्चर करते हैं, किसकी बात हो रही है, बहमन शाह की, मतलब जो भी उस टाइम पे बहामनी किंगडम में हुआ करते थे, विच हैड प्रीवियसली बीन रूल्ड बाय विजयनगर एम्पायर, बाद में जो विजयनगर एम्पायर है इनसे गोवा को छीन लेते हैं। ही ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर न्यूमेरस डिस्ट्रिक्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने किए थे, हम देखेंगे किस रूलर ने किया था वो हम आगे पढ़ेंगे। अ सुल्तान ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन एंड द एम्पायर बिगन टू क्रम्बल आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, तो मोहम्मद गवान जो इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो है सल्तनत जो होती है दिल्ली सल्तनत वो डिक्लाइन करने लग जाती है। और बहामनी किंगडम की हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो नोन एज ज़फ़र खान, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज़फ़र खान का नाम क्या है दूसरा, तो वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, इनको ज़फ़र खान के नाम से भी जाना जाता है, वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम। ही वॉज अ नोबल इन द एम्प्लॉय ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ये एक एम्प्लॉय थे, हम सबने देखा कि इन्होंने इनको अपॉइंट किया था एज अ आमिर करके या फिर सदा आमिर करके। इन 1347 AD ही इस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम, तो 1347 में ये इस्टेब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ाद हो जाते हैं ये दिल्ली सल्तनत से और अपना खुद का एक बहामनी किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। इनका जो किंगडम है हिज किंगडम इंक्लूडेड द होल डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा विद इट्स कैपिटल गुलबर्ग, तो जो पूरा डेक्कन का एरिया होता है रिवर कृष्णा वाला, मैंने आपको दिखा दिया है पूरा एरिया कि कृष्णा रिवर यहाँ से निकल के पूरा जो कृष्णा गोदावरी वाला एरिया है ये पूरा इनके अंडर होता है बहामनी किंगडम के अंदर, और इनकी कैपिटल होती है गुलबर्ग जिसका पहले नाम था अशानाबाद, ठीक है। अब बात करेंगे हम पॉलिटिकल, बहामनी किंगडम की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली, थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, देखिए यहाँ पे नया नाम भी आया, कई जगह गंगू भी था, मैंने इसलिए डाल दिया यहाँ पे, वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, हमने देख लिया है। राइवलरी था इनका विजयनगर किंगडम के साथ ओवर अ फर्टाइल रीजन, तो किस
रीजन को लेके रायचूर दोआब था, जिसके लेके इनके बीच में हमेशा फाइट चलती थी। किसके बीच में? बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम हिज पीरियड एंड कंटिन्यूड टिल द लास्ट बहामन रूल। ठीक है, तो ये जब तक बहामन किंगडम चला तब तक ये फाइट चलती रही। ही हैड फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद वारंगल स्टेट, तो इनका जो है और जो विजयनगर एम्पायर के साथ साथ वारंगल स्टेट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था। रेड्डी किंगडम्स तो थे ऑफ राजमुंदरी, उनके साथ भी, और कोंडावीडू के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था। बहामन शाह एमर्ज हुए थे विक्टोरियस इन ऑल दीज एक्सपीडिशन, इन सब में ये जीत गए थे। एंड एज्यूम करते हैं अपना टाइटल जिसका नाम है सेकंड अलेक्जेंडर ऑन हिज कॉइन। तो अपने कॉइन में ये अपने आप को एक टाइटल देते हैं सेकंड अलेक्जेंडर का। तो अगर पूछा जाए कि किस राजा ने या किस रूलर ने अपना जो है कॉइन पे अपने आप को एज अ सेकंड अलेक्जेंडर टाइटल दिया था, तो वो थे कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो उन्होंने अपने आप को दिया था जब उन्होंने वारंगल और राजमुंदरी और कोंडावीडू पे अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। अब मोहम्मद फर्स्ट आते हैं, सक्सीड करते हैं किसको? बहमन शाह को। His attack on Warangal in 1363 brought him a large indemnity, including the important fortress of Golconda and the treasured Turkish throne, which thereafter became the throne of Bahmani kings। तो इन्होंने भी उस टाइम पे, कहने का मतलब ये है कि उस पर अटैक किया था किसने? जो बाद में जो रूलर आए थे मोहम्मद फर्स्ट, तो उन्होंने किसको? बहामन शाह को सक्सीड किया था। पहले आपको ये ध्यान रखना है। और इन्होंने भी वारंगल में 1363 में अटैक किया था। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको। द नेक्स्ट 100 ईयर्स सॉ, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट 100 ईयर्स है वो देखे गए हैं एज अ नंबर ऑफ सुल्तान्स वन आफ्टर अनदर। मतलब ऐसा देखा गया है अगले साल, मतलब आने वाली नेक्स्ट सेंचुरी में, कि काफ़ी सारे नए नए सुल्तान आए बाय सक्सेशन और अपसर्शन, मतलब सक्सेशन करके आए हों या एक दूसरे को मार के आए हों। ऑल ऑफ देम फाउट विद देयर साउदर्न नेबर्स, तो उन सब ने ही अपने साउथ के नेबर्स के साथ लड़ाई करी, बट विदाउट गेनिंग मच टेरिटरी। किसी ने भी अपनी टेरिटरी एक्सपेंड नहीं करी। किसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। ठीक है। इन 1425 वारंगल में वॉज सबड्यूड एंड देयर प्रोग्रेस फर्दर ईस्टवर्ड वॉज चैलेंज्ड बाय द उड़ीसा रूलर। तो जो वारंगल वाला जो एरिया इन्होंने अपने अंडर लिया था, उसके बाद इन्होंने उड़ीसा की तरफ बढ़ने की कोशिश करी थी, वहाँ के चैलेंज किया था, यानी ईस्ट की साइड में इन्होंने बढ़ने की कोशिश करी, बट शायद वो उस टाइम पे फेल हो गए थे। और इन द ईयर 1429 जो अहमद शाह थे, अहमद शाह अलवाली, शिफ्ट करते हैं कैपिटल सिटी फ्रॉम गुलबर्ग से बिदार। मैंने ये चीज़ बता दी है कि बाद में बिदार में शिफ्ट हो जाती है कैपिटल, जिसको मोहम्मदाबाद पहले बोलते थे। द रूल ऑफ मोहम्मद थर्ड 1463 से लेके 1482 तक का इनका टाइम था। इस वर्दी, यानी वर्दी था, ऑफ मेंशन बिकॉज ऑफ हिज लेफ्टिनेंट मोहम्मद गवान। तो मोहम्मद गवान के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि क्या था? अ ग्रेट स्टेट्समैन थे ये, एक प्राइम मिनिस्टर वजीर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंडर काफ़ी काम किया है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ बाहमनी किंगडम, तो हसन गंगू बाहमनी। अब हम इनके सारे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हसन गंगू बाहमनी जो है, ये इनका और क्या नाम था? इनका दूसरा और भी नाम है, मतलब इनको कहीं हसन शाह भी बोला गया है, हसन बहमन शाह बोला गया है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बोला गया, और कहीं कहीं पे गंगू भी लगाया है इनके, हसन गंगू बाहमनी। तो ये प्रॉपर इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बाहमन डायनेस्टी, हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ही वॉज अ नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, की भी हम डिस्क्राइब कर चुकी हूँ मैं इसके बारे में कि क्या था। ही टुक द थ्रोन एंड स्टैब्लिश गुलबर्ग एज हिज कैपिटल विद विच वॉज रीनेम्ड टू हशानाबाद, या फिर क्या बोला गया है दूसरा नाम इसका? गुलबर्ग को ही हशानाबाद बोला गया है। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, तो आपको ध्यान रखना है। एंड ही वॉज एन अफगान एडवेंचर, ये भी ध्यान रखना है आपको। ही वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अपना जो शासन है ये अच्छे से चलाते थे। डिवाइडिंग हिज रियलम इंटू 4 प्रोविंसेस, तो अपना एरिया इन्होंने 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया। पहला था गुलबर्ग जो इनकी कैपिटल थी, दौलताबाद, बेरार और बिदार, बिदार जो इनकी बाद में कैपिटल बनी। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखने की, 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था इन्होंने। और जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था बिटवीन द विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम वर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट था, लास्टिंग एज अ लॉन्ग ऑफ दिस किंगडम एग्जिस्टेड। तो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कंटिन्यूस चलता रहा। किसके बीच की बात हो रही है? विजयनगर और बाहमनी किंगडम के बारे में। और ये इनके, जब तक ये एग्जिस्ट करते थे, जब तक इनका एंड नहीं हुआ, दोनों ने ही कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ी थी जब तक इनका एंड ना हो गया हो। इन अराउंड 1350 CE हसन गंगू जो थे लेड हिज फर्स्ट वॉर, तो ये अपनी पहली लड़ाई लड़ते हैं अगेंस्ट वारंगल। फोर्स करते हैं किंग को, जो कि वहाँ के किंग होते हैं वारंगल के, जिनका नाम था कपाया नायका, टू हैंड ओवर द सिटाडेल ऑफ कोलाज टू हिम। तो ये क्या बोलते हैं, जो कोलाज का जो सिटाडेल है, ठीक है,
वो चाहते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, हसन गंगू, कि जो वारंगल के किंग हैं काप्या नायका, वो इनको वो सिटाडल हसन गंगू को दे दे। तो इसके लिए इनकी लड़ाई चलती है। द किंगडम स्ट्रेच्ड ईस्ट टू वेस्ट, तो जो बामनी किंगडम है वो ईस्ट से वेस्ट स्ट्रेच होती है फ्रॉम भोनगिर टू दौलताबाद एट द कंक्लूजन ऑफ हिज रीजन फ्रॉम द वेनंगा रिवर टू कृष्णा। तो ये इनका एरिया आपको बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा था ये, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मोहम्मद शाह फर्स्ट की अगर हम बात करें, जो सेकंड रूलर आते हैं, ही वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ बामनी किंगडम। ही वॉज एन एबल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो जनरल थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही डिफीटेड काप्या नायकास, जो कि वारंगल के किंग थे, एंड द विजयनगर रूलर बुक्का। हरिहर बुक्का के बारे में हमने देखा कि हरिहरा फर्स्ट जो है ये फाउंडर थे, उसके बाद बुक्का आते हैं। तो बुक्का को किसने हराया था, मोहम्मद शाह फर्स्ट ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन ही इनहेरिटेड द न्यूली फॉर्म्ड सल्तनत फ्रॉम हिज फादर, जब ये जो बहमनी सल्तनत होता है इसको इनहेरिट करते हैं अपने फादर से, अलाउद्दीन बहमन शाह, तो इनके बेटे होते हैं मोहम्मद शाह जो है, इनसे सल्तनत का जो गद्दी है ये लेते हैं उनकी डेथ के बाद। एंड द रीजन वॉज स्टिल ओवररन विद थीव्स एंड रॉबर्स, तो इनके रीजन में क्या हुआ, जो बाहर से जो चोरी चकारी होती थी, थीव्स होते थे, तो आक्रमण कंटिन्यूस होते थे, इन्वेजन होते थे। किसके टाइम की बात हो रही है, मोहम्मद शाह फर्स्ट के बारे में। एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि काफ़ी सारी चोरियां हो रही हैं, थीव्स आ रहे हैं, यानी कि चोर आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ही स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ हिज रीजन बिल्डिंग लॉ इन हिज किंगडम, अब चोरियां हो रही हैं और सामान लूटे जा रहे हैं राज्य से, तो इन्होंने जो अपने एरिया है रूलिंग का, वो मोस्टली टाइम इन्होंने कहाँ लगाया, रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए, कि जो भी ये गलत चीज़ें हो रही हैं वो ना हो, उसके लिए हमेशा ये रूल्स और रेगुलेशंस लॉज बनाते रह गए। ही ऑल्सो सेट ऑन द तख्त, तो तख्त यानी कि एक थ्रोन होता है, उस पर ये बैठे थे जिसका नाम था फिरोज़ा। तो फिरोज़ा पे कौन बैठा था, तो इसका नाम क्या है, तरक्विस थ्रोन। तो अगर तरक्विस थ्रोन पे कौन बैठा था, या फिरोज़ा जो तख्त था इस पे कौन बैठा था, तो आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह। विच काप्या नायका हैड गिवन हिम, तो काप्या नायका कौन है, वारंगल के रूलर थे, इन्होंने किसको दिया था ये तख्त, मोहम्मद शाह फर्स्ट को, तो ये ध्यान रखना है आपको। 1367 में क्या हुआ था, तो ये कोलैबोरेट करते हैं मोहम्मद शाह फर्स्ट विद अ पर्शियन आर्किटेक्चर नेम, जिनका नाम होता है रफ़ी ऑफ काजवीन। तो रफ़ी ऑफ काजवीन के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब अगर एग्जाम में आया कि पर्शियन आर्किटेक्चर रफ़ी काजवीन जो हैं ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो ये मोहम्मद फर्स्ट के टाइम पीरियड में थे, जो कि बामनी किंगडम के सेकंड रूलर थे। टू कंस्ट्रक्ट द ग्रैंड मॉसिक्यू एट गुलबाग, तो गुलबाग जो इनका कैपिटल था वहाँ पर ये क्या बनवाना चाहते थे, एक बहुत ही बड़ा मस्जिद। मोहम्मद डाइड इन 1375 में इनकी डेथ हो जाती है फ्रॉम एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा रूलर किस वजह से मरा था, तो ध्यान रखना है कि जो मोहम्मद फर्स्ट सेकंड रूलर ऑफ मोहम्मद डायनेस्टी के थे, बामनी डायनेस्टी के, उनकी डेथ किस चीज़ से हुई, तो एक्सेसिव ड्रिंक करने की वजह से जो है इनकी डेथ हुई थी। मोहम्मद शाह फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 1378 से लेके 1397 एडी तक इनका टाइम पीरियड है। तो 1378 एडी में मोहम्मद शाह सेकंड असेंड करते हैं थ्रोन, ठीक है। ही वॉज अ पीस लवर, तो पीस लवर होते हैं, इनको पीस चाहिए होता है, शांति का प्रतीक देते हैं ये, और डेवलप करते हैं फ्रेंडली रिलेशन विद हिज नेबर, तो अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ ये फ्रेंडली रिलेशन जो है बना के रखते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, ही बिल्ट मैनी मॉसिक्यू, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा मस्जिद बनाते हैं, मदरसास बनाते हैं, अ प्लेस ऑफ लर्निंग, पढ़ने के लिए, और हॉस्पिटल्स। तो अगर हम बात करें कि लोगों के वेलफेयर के लिए किस किस ने काम किया है, जैसे मस्जिद बनाए, मदरसास बनाए जहाँ पे लोग पढ़ सके, हॉस्पिटल्स बनाए, तो वो थे मोहम्मद शाह फर्स्ट ऑफ बामनी किंगडम में। अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड है ये मोहम्मद शाह सेकंड। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द किंगडम, तो अपने किंगडम में कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो पहले रूलर बामनी किंगडम के जिन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल बिल्डिंग पे फोकस किया है, तो वो मोहम्मद शाह सेकंड थे, ठीक है, साउथ की बात हो रही है ये। अब नेक्स्ट आया है कि ताज उद्दीन फिरोज शाह, ये नेक्स्ट रूलर आते हैं। मोहम्मद शाह के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, लेकिन थोड़ा ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए। ताजुद्दीन फिरोज शाह नेक्स्ट रूलर आते हैं, जिनको हम फिरोज शाह बहामनी भी बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक से कंपेयर नहीं करना है, वो तुगलक डायनेस्टी के जो नॉर्थ में चल रही थी, ये साउथ में है फिरोज शाह बहामनी। इनका टाइम पीरियड देख लेना है आप लोगों को। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, अच्छे इंसान थे, मतलब एक अच्छे अहदे पे थे ये। ही डिफीटेड द विजयनगर रूलर देवराय, अब विजयनगर रूलर जो देवराय फर्स्ट थे उनको किसने डिफीट किया था, तो उसको ताजुद्दीन फिरोज शाह यानी फिरोज शाह बहामनी ने विजयनगर के रूलर देवराय फर्स्ट को डिफीट किया था। ये चीज़ मैंने बताई है जब मैंने विजयनगर एम्पायर पढ़ाया था। तो फिरोज शाह वॉज द ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह,
तो बहमन शाह के बारे में बताया था, ये फाउंडर थे बहामनी किंगडम के। तो उनके पोते हैं, ये उनके ग्रैंडसन हैं कौन, ताजुद्दीन फिरोज शाह, एंड द सन ऑफ फोर्थ सुल्तान दाऊद शाह। तो फोर्थ सुल्तान थे, उनके बेटे हैं जिनका नाम था दाऊद शाह। किसके बारे में बात चल रही है, ताजुद्दीन फिरोज शाह की। क्लियर हो गया। मोहम्मद शाह सेकंड जो है, reared him along with his brother अहमद, ठीक है। फिरोज वॉज नेम्ड एज द हायर अपेरेंट टू द थ्रोन, तो ये हायर करते हैं थ्रोन को। मोहम्मद जो है डिक्लेयर करते हैं गियासुद्दीन द हायर ऑफ द थ्रोन आफ्टर हिज बर्थ। तो सीन क्या होता है कि जो मोहम्मद सेकंड थे वो डिक्लेयर करते हैं गियासुद्दीन को अपना एज अ, कहते हैं ना कि उत्तराधिकारी बोलते हैं कि मेरे मतलब गियासुद्दीन के जन्म के बाद ये बोलते हैं मोहम्मद सेकंड जो है कि ये बनेंगे नेक्स्ट जो रूलर है, जो गद्दी पे बैठेंगे। लेकिन फिरोज़ क्या करते हैं, वो उस थ्रोन को अपने लिए जीत लेते हैं और वो उस गद्दी पे बैठ जाते हैं, फिरोज शाह। तो फिरोज़ प्लेज्ड करते हैं हिज एलिगेशन टू द न्यू सुल्तान, ठीक है, अ तर्किश एरिस्टोक्रेट हाउ एवर ब्लाइंडेड एंड इम्प्रिजेंट गियासुद्दीन। तो गियासुद्दीन कौन है, मोहम्मद सेकंड के बेटे हैं, एंड स्टैब्लिश करते हैं शामसुद्दीन एज अ पपेट मोनार्क। तो फिरोज जो है अपने आप मतलब उनको एक तरीके से फंसा दिया जाता है नए सुल्तान एलिगेशन लगा के उनको, और जो तर्किश एरिस्टोक्रेट होते हैं वो ब्लाइंड कर देते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं किसको, गियासुद्दीन को, यानी कि उनको अंधा करके उनको जेल में डाल देते हैं गियासुद्दीन को, और स्टैब्लिश करते हैं शामसुद्दीन को एज अ पपेट मोनार्क। यानी कि जो ये तर्किश एरिस्टोक्रेट थे इन्होंने अपने हिसाब से किसको बिठाया, शमशुद्दीन को बिठाया कहाँ पे, गद्दी पे। पपेट मोनार्क का मतलब है कि ये कहने के लिए रूलर थे लेकिन चला कौन रहा था इनको, ये लोग चला रहे थे, ठीक है, क्लियर है। तो फिरोज और अहमद जो थे, ठीक है, इनके भाई मार्च करते हैं गुलबार्ग में, डिक्लेयर करते हैं फिरोज द सुल्तान, वहाँ पे जाके अपने आप को एज अ सुल्तान डिक्लेयर करते हैं, गुलबार्ग जो इनकी कैपिटल होती है बहामनी किंगडम की। लेकिन होता क्या है फिर, जो शमशुद्दीन होते हैं वो वॉज ब्लाइंडेड एंड तगालिचिस वॉज स्लेन। तो कहने का मतलब है कि शमसुद्दीन जो है वो ब्लाइंड अंधे हो जाते हैं, और वो जो तगालचिन है वॉज स्लेन। एक सेकंड में स्लेन का ना एक बार मतलब देख लेती हूँ क्या होता है। हाँ, तो स्लेन का मतलब है कि शमसुद्दीन जो है इनको ब्लाइंड कर दिया गया कि अंधे हो गए, और जो तगालचिन थे, ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है, इनको मतलब कि मार दिया गया था, ये मारे गए थे। स्लेन का मतलब हो गया कि मारे गए, ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इंसान थे एज सच इन आर्ट, कल्चर एंड पोइट्री में, ये आपको ध्यान रखना है। ही ऑल्सो डिफीटेड द एम्पर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये हमने देख लिया, एंड लेटर मैरिड द डॉटर ऑफ द किंग। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, यहाँ पर चल रही है बात फिरोज शाह की, कि इन्होंने जो है आर्ट कल्चर को और पोइट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया था, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन थे, और इन्होंने भी विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था, और उन्हीं की बेटी उस टाइम पे जो किंग रहे होंगे उनकी बेटी से इन्होंने शादी करी थी। ही हैज़ ऑल्सो सक्सीडेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस सिटीज़, इन्होंने स्टैब्लिश की थी, जैसे कि फिरोज़ाबाद। तो आपको ध्यान रखना है कि फिरोज शाह ने ही फिरोज़ाबाद स्टैब्लिश किया था, विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भीम रिवर। तो भीम रिवर के पास फिरोज़ाबाद जो है सिटी स्टैब्लिश की थी किसने, फिरोज शाह ने, जिनका पूरा नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह या फिर फिरोज शाह बहमनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूलर आते हैं अहमद शाह वाली, जिनका 1422 से लेकर 1435 तक, ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है इनका, 10-12 साल का समय होता है इनके तो जो रूलिंग का टाइम पीरियड होता है। तो अहमद शाह सक्सीड करते हैं फिरोज शाह बहामनी को। ही वॉज एन अनकाइंड और हार्टलेस रूलर थे, काफ़ी क्रूएलिटी के लिए जाने जाते थे ये, ठीक है। एंड ही कॉन्क्वर्ड द किंगडम ऑफ वारंगल, जो वारंगल के जो राजा थे जिनसे इनकी लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है, उनको इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ही चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबार्ग टू बिदार, तो ये गुलबार्ग से बिदार चेंज करते हैं। फाइनली वो इंसान आ गया जिसने कैपिटल चेंज करी बहामनी किंगडम की, जो थे अहमद शाह वाली। इन्होंने गुलबार्ग से बिदार शिफ्ट करी थी। इनका पुराना नाम क्या है, हशानाबाद से लेके मोहम्मदाबाद तक, ठीक है। ये मर जाते हैं 1436 में। और ही इन्वेडेड वारंगल, तो वारंगल पे ये इन्वेड करते हैं, आक्रमण करते हैं, किस टाइम पीरियड में, 1424 से लेके 25 के बीच में, टू पनिश करने के लिए रूलर ऑफ वारंगल फॉर सपोर्टिंग विजयनगर इन द प्रीवियस बैटल्स। तो था ये कि वारंगल से इनकी लड़ाई शुरू से ही चलती आ रही थी बहामनी किंगडम की, और होता क्या था, विजयनगर एम्पायर से भी बहामनी किंगडम की जो है बैटल चलते रहते थे हमेशा डेली बेसिस पे। तो वारंगल ने जो है वो विजयनगर को सपोर्ट किया था काफ़ी बैटल्स में, तो इसीलिए जो है अहमद शाह वाली जो है वो वहाँ पे आक्रमण करते हैं वारंगल में। एंड द बहामनी कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू बिदार
ठीक है, बिदार में ये ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग अहमद शाह रूल इन 1432। ये डेट आपको ध्यान रखना है कि 1432 में जो है बहामनी किंगडम की दूसरी कैपिटल शिफ्ट होती है, जो कि गुलबर्ग से बिदार शिफ्ट होती है। बिदार का पहले का नाम क्या था, आज के टाइम पे बिदार है, लेकिन पहले था मोहम्मदाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम कंसीडर हिम अ वाली, वाली मतलब किसके बारे में बात हो रही है, अगर हम अहमद शाह वाली बोल रहे हैं तो ये टाइटल इनके पास पहले से नहीं था। मुस्लिम्स ने जो थे, वहाँ के मुस्लिम्स लोग थे, वो मुस्लिम डायनेस्टी ही थी, तो उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था वाली का, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ गॉड, ड्यू टू हिज गुड डील्स, मतलब गुड डीड्स थे इनके, एसोसिएशन विद सूफी संस के साथ इन्होंने डील वगैरह करी थी। तो सूफी संस जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम से ही निकल के आया था। हिज रिलीजन वॉज सूफिज़म, इनका रिलीजन जो था वो सूफिज़म ही था। एंड ही फॉलोड इस्लामिक प्रैक्टिस, और ये इस्लामिक प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। इन्होंने एक टॉम्ब बनाया जिसका नाम था गेसू दराज, ध्यान रखना है आपको। एक सूफी संत थे विद टाइज टू द गुलबर्ग बहमनी एम्पायर, तो उनके साथ इन्होंने मिलके गेसू दराज नाम का एक टॉम्ब बनवाया था। मोहम्मद शाह थर्ड आते हैं अब, तो इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं एज ऑफ 9 ईयर्स में। तो पहला ऐसा सुल्तान बहामनी किंगडम का जो 9 साल की उम्र में राजा बनते हैं, तो उसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह थर्ड। देखो 3 मोहम्मद शाह हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मोहम्मद शाह थर्ड की हम बात करें, वॉज अ वेरी यंग एंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉज अनेबल टू मेक डिसीजन इन हिज ओन। तो बहुत छोटे हैं, 9 साल की उम्र में, इनको कुछ नॉलेज नहीं थी। सो मोहम्मद गवान जो दिल्ली सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बिकेम द एडवाइज़र ऑफ द किंग। तो ये मोहम्मद शाह थर्ड के मोहम्मद गवान जो हैं, ये इनके एडवाइज़र बन जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। उसके बाद खुद मोहम्मद गवान जो है वो बहामन डायनेस्टी के रूलर बनते हैं, सुल्तान बनते हैं। तो गवान जो है ऑल्सो नोन एज ख्वाजा मोहम्मद गिलानी। तो ख्वाजा मोहम्मद गिलानी जो है किसको कहा गया है, मोहम्मद गवान को ही बोला गया है, जो कि दिल्ली सल्तनत के काफ़ी टाइम तक प्राइम मिनिस्टर या हम बोल सकते हैं वजीर रहे हैं। वॉज एन इम्पॉर्टेंट नोबलमैन ऑफ द बहामनी किंगडम एंड सर्व्ड शहाबुद्दीन मोहम्मद थर्ड। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद थर्ड को इन्होंने सर्व किया है, इन्हीं की बात चल रही है मोहम्मद शाह थर्ड की, तो इन्हीं को ही बोल रहे हैं ये शहाबुद्दीन मोहम्मद थर्ड। एज हिज प्राइम मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक इनको सर्व किया है। और ही वॉज अ पर्शियन ट्रेडर। तो गवान जो थे ये पर्शियन ट्रेडर थे, हु अराइव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में आए थे डेक्कन में एट द एज ऑफ 42। और उसके बाद जो बहामनी सल्तनत है, मैं दिल्ली सल्तनत बोल दिया गलती से, तो इन्होंने बहामनी सल्तनत में एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत लंबे समय तक सर्व किया है और एंटर्ड किया था इन्होंने बहामनी किंगडम में सर्व करने के लिए। कब आए थे ये, जब ये पर्शियन ट्रेडर थे, आपको ये ध्यान रखना है मोहम्मद गवान, बस ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हुमायूं शाह जो है द बहामनी किंग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो बेस्टोड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ मलिक उल तुज़र। तो हुमायूं शाह जो बहामनी किंग थे, उन्होंने जो है, देखिए हुआ क्या था, मोहम्मद गवान मोहम्मद शाह थर्ड के बाद एक और रूलर आए थे जिनका नाम था हुमायूं शाह, तो उनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर आए थे मोहम्मद गवान। तो हुमायूं शाह ने जो हुमायूं शाह जब किंग थे, तो इन्होंने बहामनी किंग को, मतलब बहामनी किंग थे, इन्होंने जो टाइटल दिया किसको, मोहम्मद गवान को, मलिक उल तुज़ार का, या फिर और द चीफ ऑफ मर्चेंट्स। तो ट्रेडर थे ये पर्शियन, तो हमें पता चला है कि ट्रेड करने में, ट्रेड और कॉमर्स में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो था, तो इसलिए इनको चीफ ऑफ मर्चेंट्स का टाइटल दिया मोहम्मद गवान को, किसने, हुमायूं शाह ने। और चीफ ऑफ मर्चेंट्स को ही बोलते हैं हम मलिक उल तुज़र। ही वॉज ग्रेजुअली प्रमोटेड टू वजीर, वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर में इनको प्रमोट किया गया था, एंड ग्रांटेड द टाइटल ऑफ ख्वाजू ए जहाँ ड्यू टू हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो ख्वाजू ए जहाँ भी इनको टाइटल दिया गया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, यानी कि वजीर बन गए थे, किसके, बहामनी किंगडम के। ही वॉज अ मेजर सपोर्टर ऑफ आर्ट्स एंड डोनेट करते थे फंड्स को क्रिएट करने के लिए कॉलेज बिदार में, यानी जो कैपिटल था, एंड वॉज डिजाइंड इन पर्शियन स्टाइल। तो पर्शियन स्टाइल में ही जो बिदार का कॉलेज इन्होंने बनवाया था पैसे डोनेट करके, तो उसको पर्शियन स्टाइल में बनवाया था इन्होंने। बहामनी किंगडम स्प्लेंडर, अगर क्वेश्चन आया ना कि बहामनी किंगडम का जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन स्टाइल से मैच करता है, तो आप उस स्टेटमेंट को यस लिखेंगे। बहामनी किंगडम स्प्लेंडर फेडेड आफ्टर हिज डेथ। तो जब गवान की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है इनका जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है बहामनी किंगडम का। एंड इट वाज इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू 5 शाही डेक्कन किंगडम्स। तो बहामनी किंगडम जो है 5 शाही डेक्कन किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है गवान की डेथ के बाद। मोहम्मद गवान जो है ऑल्सो नोन फॉर देयर ग्रेट एंड बेनिफिशियल स्ट्रेटेजीज एंड वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द एबल किंग, अच्छे किंग थे ये, हु टुक द बहामनी किंगडम टू ग्रेट हाइट, अच्छी हाइट पे लेके गए थे ये, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था उस टाइम पे। एंड मेड द किंगडम मोर पावरफुल, तो किंगडम को इन्होंने बहुत पावरफुल बनाया।
मोहम्मद गवान वॉज इंटेलिजेंट, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी, एंड कुड कॉन्क्वेस्ट द लीडर ऑफ संगमेश्वर। तो कहने का मतलब है कि जो गवान थे काफ़ी इंटेलिजेंट थे और इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर सकते थे लीडर्स ऑफ संगमेश्वर पे, उड़ीसा पे, विजयनगर पे और कोंकण एरिया पे, ठीक है। ही हैज़ रिमूव्ड करप्शन फ्रॉम द किंगडम, तो करप्शन इन्होंने हटाया। हम सब ने देखा कि काफ़ी रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, रॉबरी वगैरह होने लग गई थी, तो सक्सेसफुली रहा था वो चीज़ इनका। एंड वॉज वेरी क्लेवर टू एडवांस द मैनेजमेंट ऑफ अरेंजिंग द फंड्स, तो बहुत ही शातिर दिमाग था इनका कि किस तरीके से फंड्स को अरेंज करना है, पब्लिक को कैसे इंस्पायर करना है टीचिंग के लिए, इम्प्रूव कैसे करेंगे हम अपना इनकम सिस्टम, और आर्मी को किस तरीके से लेके चलना है। तो ये कुछ तरीके थे इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। ड्यू टू कोर्ट इंट्रिक्स, तो कोर्ट के कुछ इंट्रिक्स का मतलब है कुछ वर्डिक्ट के हिसाब से मोहम्मद गवान वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय मोहम्मद शाह बहामनी थर्ड। तो मोहम्मद शाह बहामनी थर्ड के टाइम पे जो है कोर्ट में इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए और उसकी वजह से जो है मोहम्मद गवान को डेथ की सेंटेंस दिया गया, मतलब उनको मतलब हमेशा कहते हैं ना कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। किसने, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह बहामनी थर्ड के द्वारा, जिनको इन्होंने इतना संभाला और इनके टाइम पीरियड पे इन्होंने इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया, क्योंकि 9 साल के थे बस, तो इसलिए इन्होंने ही ये किया इनके साथ में। नहीं, 5 किंगडम्स की अगर हम बात करें कि मोहम्मद गवान की डेथ के बाद जब ये पाँचों किंगडम्स जो थे, मतलब जो बहामनी किंगडम है ये 5 किंगडम्स में डिवाइड हो गया, तो उसका नाम क्या था? हिज सक्सेसर वर वीक, यानी गवान के जो सक्सेसर्स आए बाद में वो काफ़ी वीक थे और बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया इनटू 5 किंगडम्स, जिनका नाम था बीजापुर, बिदार, बेरा, गोलकोंडा और अहमदनगर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा कि 5 किंगडम्स बताइए जो जिसमें बाद में बहामनी किंगडम डिवाइड हो गया था, तो ये पांचों नाम है। गोल गुम्बज जो इनका आर्किटेक्चर है इन बीजापुर में बनाया गया था इज कॉल्ड द विस्परिंग गैलरी बिकॉज व्हेन वन विस्पर द लिंगरिंग इको ऑफ द विस्पर इज हार्ड इन द अपोजिट कॉर्नर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बताया कि गोल गुम्बज जो है इनके टाइम का आर्किटेक्चर है। दिस इज सो बिकॉज व्हेन द वन विस्पर इज वन कॉर्नर अ लिंगरिंग इको इज हियर द अपोजिट कॉर्नर। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें बहामनी किंगडम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत फोकस किया था। तो जो सुल्तान थे फॉलो करते थे फ्यूडल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में हम देखेंगे। पहला टर्म क्या था? तरफ्स, और दूसरा था तरफदार। तो तरफ जो था ये किंगडम था जो कि डिवाइड किया था इनटू मैनी प्रोविंसेस कॉल्ड तरफ्स। किसी किंगडम को हम बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते थे तरफ्स। और तरफदार और आमिर, आमिर या फिर तरफदार जो कि गवर्नर था जो इस तरफ को यानी इस प्रोविंसेस को कंट्रोल करता था, तो उसे हम तरफदार या फिर आमिर बोलते थे। एज अ गवर्नर आप सोच सकते हो, ठीक है। सम लैंड वॉज कन्वर्टेड इनटू खलीसा लैंड, तो कुछ लैंड्स को इन्होंने एज अ खलीसा लैंड कन्वर्ट किया फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द तरफदार, जो तरफदार थे इनके जुरिडिक्शन से। तो खलीसा लैंड जो कंट्रोल में था इनके अंडर, कुछ एरिया प्रोविंसेस तरफदार के अंडर, उसमें से जो कुछ लैंड है उसको एज अ खलीसा लैंड कन्वर्ट कर दिया गया। तो खलीसा लैंड क्या था? वॉज दैट पीस ऑफ लैंड विच वॉज यूज्ड टू रन एक्सपेंसेस ऑफ द किंग एंड द लॉयल हाउस होल्ड्स। तो कुछ लैंड्स हर प्रोविंसेस से ले लिए गए थे, यानी कि तरफदार जो गवर्नर थे उनके एरिया में से, ताकि वो जो लैंड किस लिए यूज़ होता था? रन करने के लिए, एक्सपेंसेस किसके लिए? किंग के जो एक्सपेंस होते थे उसको रन करने के लिए उस लैंड को यूज़ किया जाता था, खलीसा लैंड को। और जो रॉयल हाउस होल्ड्स होते थे, यानी कि जो इनके दरबार में या इनके राज्य में इनके जो जहाँ ये रहते थे किंग, उन वहाँ का जो खर्चा होता था उसको चलाने के लिए खलीसा लैंड का यूज़ किया जाता था, ये ध्यान रखना है। नोबल्स यूज टू गेट देयर सैलरी आइदर इन कैश, अब या तो इनको सैलरी कैश में मिलती थी और इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेट लैंड जिसको हम जागिर बोलते थे। तो देखिए दो तरीके के लैंड थे, एक था खलीसा लैंड जो कि किंग के लिए, किंग के अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता था। एक था जागिर लैंड, यानी कि जो एक सैलरी के रूप में लोगों को दी जाती थी या फिर कैश दिया जाता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स एंड सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू प्रांगन्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो प्रोविंसेस थे जिनको डिवाइड किया गया था किस में? तरफ्स में, ठीक है। अब उनको चलाने के लिए जो है किसको अपॉइंट किया गया? सरकार्स को। सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू प्रांगन्स, ये ध्यान रखना है आपको, परगनास। एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो बहामनी सुल्तान गेव ग्रेट अटेंशन टू एजुकेशन, हमने देखा इन्होंने मदरसास बनवाए थे लोगों की पढ़ाई करने के लिए। वो एनकरेज करते थे अरबिक और पर्शियन लर्निंग को, ठीक है। उर्दू ऑल्सो फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दिस रीजन।
लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गवान ने काफ़ी पोएम्स लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि ये पर्शियन ट्रेडर थे, जिसका नाम था रियाज उल इंशा, ये ध्यान रखना है आपको, और मनाजिर उल इंशा, ये दोनों जो है इनकी पोएम्स थी पर्शियन लैंग्वेज में। और अ न्यू डायलेक्ट कॉल्ड, एक नए डायलेक्ट थे जिनका नाम था दखिनी उर्दू, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था इस टाइम पे, कब, बहामनी किंगडम के टाइम पे। और द फेमस सूफी संत ऑफ गुलबर्ग, तो गुलबर्ग के बहुत ही फेमस सूफी संत थे ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, तो रोट इन दिस लैंग्वेज, तो ये भी लिखा गया था उस टाइम पे, ठीक है। मिलिट्री की अगर हम बात करें तो मिलिट्री में बहामनी किंगडम हैड टू हैव अ बिग स्टैंडिंग आर्मी, काफ़ी बड़ी आर्मी थी, सिंस इट वाज ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट हिंदू नेशन, जिसको हम बोलते हैं वारंगल या फिर विजयनगर एम्पायर, इनके साथ इन्होंने कंटिन्यूस लड़ाई लड़ी थी। आफ्टर द सुल्तान द आर्मीज कमांडर वॉज नोन एज आमिर उल अरमा, तो जो आर्मी के जो कमांडर थे उनको क्या बोलते थे, अमीर उल उम्र। तो द सुल्तान हैड हिज ओन बॉडी गार्ड्स नोन एज खास ए खेल, तो सुल्तान के जो खुद के बॉडी गार्ड्स होते थे उनको हम खासे खेल बोलते थे। ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने पर्पल कलर में इसको डाला है। दे वर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हुआ करते थे इन द रैंकिंग ऑफ अमीर्स। वन वॉज द डेकिन्स हु वर इमाइग्रेंट्स मुस्लिम, तो एक थे डेकिन्स में जो कि इमाइग्रेंट मुस्लिम्स थे, एंड हैज बीन स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द डेक्कन रीजन, जो माइग्रेंट मुस्लिम्स है लेकिन डेक्कन में बहुत टाइम से रह रहे हैं, एक वो आमिर्स थे। दूसरे आमिर्स कौन थे, द अदर ग्रुप वॉज अफाक्विस और परदेसी, परदेसी आपको पता होगा टर्म, हु हैड रिसेंटली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो रिसेंटली सेंट्रल एशिया ईरान और इराक से आए थे, वो दूसरे आमिर हुआ करते थे, वो दूसरा ग्रुप हुआ करता था। टोटल दो ग्रुप ऑफ आमिर्स थे, ठीक है, रैंक ऑफ आमिर्स। बाहमिन्स वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ गन पाउडर इन वॉरफेयर, तो जो बहामनी किंगडम में जब फाइट्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी दूसरे रूलर्स के साथ, तो वो गन पाउडर का अपने वॉर में यूज़ किया करते थे, ये ध्यान रखना है आपको। आर्ट और आर्किटेक्चर की हम देखें बहामनी किंगडम की, तो न्यूमेरस मॉसिक्स, मदरसाज और लाइब्रेरीज बनाई गई थी एजुकेशन के पर्पज़ से। और द जुमा मस्जिद एट गुलबार्ग, देखिए जामा नहीं है, जुमा मस्जिद है, गुलबार्ग में बनाया गया। द गोलकोंडा फोर्ट, गोल गुम्बज बनाया गया कहाँ पे, बीजापुर में, ये ध्यान रखना है। मदरसा ऑफ मोहम्मद गवान बनाया गया, गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया। भामनी किंग्स जनरसली सपोर्टेड आर्ट, साइंस एंड एजुकेशन, तो इसमें ये काफ़ी सपोर्ट करते थे एजुकेशन को लेके। हसन गंगू जो थे रूलर के, मतलब फाउंडर जो थे, उन्होंने बनाए काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग जामा मस्जिद और बला हिसार, तो ये दोनों किसने बनवाए थे, जो फाउंडर थे भामनी किंगडम के, हसन गंगू शाह, ठीक है। द आर्किटेक्चर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर, तो आपको ये चीज़ तो मैंने पहले बता दी कि अगर एग्जाम में आया कि बहामनी किंगडम का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो रिलेट करता है पर्शियन आर्किटेक्चर से, तो वो स्टेटमेंट सही होगी। दे फॉलोड इंडो इस्लामिक स्टाइल, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल ही फॉलो करते थे आर्किटेक्चर में, विद सम इम्प्रोवाइजेशन, अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाकर। लोकल मटेरियल यूज़ करते थे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग में, और कुछ फीचर्स हैं इनके स्टाइल के थे, मतलब टॉल मीनार्स हुआ करते थे, लंबे मीनार होते थे इनके, स्ट्रॉन्ग आर्क्स होते थे इनके, डोम्स हुआ करते थे इनके काफ़ी बड़े बड़े, और स्पेशियस हज़ार्स हुआ करते थे जहाँ पे ये नमाज़ पढ़ते थे। क्रिसेंट मून एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये सारी चीज़ें कुछ इनकी स्पेशलिटी है इनका स्टाइल में। इन दी स्पेयर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट के उसमें, दे वर लाइकवाइज अफेक्टेड बाय द दिल्ली सल्तनत एस्थेटिक, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे दिल्ली सल्तनत की आर्ट और आर्किटेक्चर से, वहाँ की चीज़ों से। जो पोइट और स्कॉलर्स और आर्टिस्ट थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्ग्रीगेटेड एट द बहामनी कोर्ट, तो वो बहामनी कोर्ट में आते थे, यहाँ पर अपने जो कला है वो दिखाते थे वो यहाँ पे आके पूरे वर्ल्ड से। द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड पर्शियन सिविल आर्किटेक्चर वॉज नोटेड बाय द आर्ट क्रिटिक्स एंड आर्किटेक्चरल हिस्टोरियंस, तो ऐसा कहा जाता है कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो बहामनी किंगडम है ये कहीं ना कहीं काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, यानी कि काफ़ी ही इंस्पायर्ड थे यूरोपियन के मिलिट्री आर्किटेक्चर से और पर्शियन सिविल आर्किटेक्चर से। डिक्लाइन कब हुआ इनका, बहामनी किंगडम का, तो लास्ट की एक दो स्लाइड रह गई हैं। तो बहामनी किंगडम का डिक्लाइन हमेशा क्वेश्चन में आता है, किसी भी एम्पायर या डायनेस्टी का डिक्लाइन क्यों होता है, और कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, तो कुछ रीज़न थे। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट वॉर, कंटिन्यूस लड़ाई इन्होंने लड़ी है जब तक इनका वर्चस्व रहा है, बिटवीन बहामनी किंगडम और विजयनगर रूलर, और दोनों का ही डिक्लाइन का कारण था वॉर, क्योंकि वॉर करते करते इनका ऑलमोस्ट जो है पैसा भी जाता था इनका, गोल्ड जाता था इनका, इकोनॉमी बहुत वीक हो गई थी इन लोगों की, इनसफिशिएंट एंड वीक सक्सेसर्स रहे हैं
आफ्टर मोहम्मद शाह थर्ड के बाद। तो गवान जो थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भी कुछ टाइम तक सत्ता संभाली, लेकिन इनको मोहम्मद शाह थर्ड ने ही कोर्ट में ला के और इनको हमेशा के लिए मतलब डेथ सेंटेंस दिया था। तो काफ़ी वीक रूलर्स आए, रूलर्स बाद में जो आते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जो राइवलरी थी बिटवीन बहामनी रूलर्स एंड फॉरेन नोबल्स के बीच में वो भी कंटिन्यूस चली, तो उस वजह से इनका डिक्लाइन हुआ था। तो मोहम्मद गवान का मदरसा है ये, आपको मैंने फ़ोटोज़ दिखा दी ताकि याद रहेगा, फ़ोटोज़ देख के चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जामा मस्जिद है, या जुमा मस्जिद भी कहीं पे लिखा गया एट गुलबार्ग में, ये भी ध्यान रखना है आपको। गोल गुम्बज जो मैंने बताया बीजापुर में था, और बिदार जो इनकी कैपिटल थी वहाँ पर था बहामनी का टॉम्ब, ये ध्यान रखना है आपको। और इनका जो फेमस जो इनकी स्पेशलिटी है वो ये आँख वाला डोम था, जो कि हमेशा से ही मुस्लिम्स आर्किटेक्चर का बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर रहा है ये डोम का। तो बहुत इजीली देख के चल जाता है पता कि ये हिंदू आर्किटेक्चर का साइन है या फिर मुस्लिम आर्किटेक्चर का है। इब्राहिम रोज़ा बीजापुर, तो ये उसकी फ़ोटो है। आज इतना ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हम भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भक्ति मूवमेंट अगर छोटा रहा तो उसी में सूफी मूवमेंट करवा दूंगी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।